हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास के अंदर, दीपक पाठक क्लासेस। और आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उनको क्लासेस अच्छी लग रही है। तो मुझे ये मोटिवेशन मिल रहा है ताकि अब मैं आगे की और क्लासेस जो लूं आप लोगों की, वो और मेहनत से और डेडिकेशन से और कुछ नई वैल्यू ऐड करके मैं आप लोगों के पास पहुंचाऊं। तो बेटे मेरे, हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो मैंने अभी बेटे प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में कुछ 37 और 38 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। तो कभी कभी ऐसा हो रहा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ लेक्चर्स और कंपनीज एक्ट के लेक्चर्स एक साथ अपलोड हो रहे होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप प्लेलिस्ट में बने रहेंगे। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा सीक्वेंस डाला हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। पिछली कुछ जो वीडियोस अपलोड की हैं, एक दो वीडियोस ऐसी थी जिसके अंदर वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट वो प्रॉब्लम को अब हटा दिया गया है। अब आपको वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बस ये कुछ बातें थी। तो आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। आप इसी तरीके से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और दूसरे दोस्तों में फैलाते रहिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए डालूं। ओके, समय वेस्ट नहीं करते। आज हम लोग कंपनीज एक्ट बेटा हमारा चल रहा है और फोर्थ लेक्चर हमारे कंपनीज एक्ट का आज आपके सामने आने वाला है। और ये फोर्थ लेक्चर जो कंपनीज एक्ट का है वो क्या कहता है, जरा बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनना है। तो टॉपिक मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं आपका सीधा का सीधा स्टार्टिंग से पहले एक रिवीज, यूजुअली जो हम लोग करते हैं रिवीजन, वो करते हैं। तो मैंने जब आप लोगों के लिए कंपनीज एक्ट शुरू किया तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई और वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। जितना पढ़ा है पूरा रिवीजन, देन वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास। तो कंपनीज एक्ट मैंने आपको बताया कि 2013 हम लोग पढ़ रहे हैं। 1956 इससे पहले हुआ करता था और बहुत सारे कुछ कमियां थी 1956 वाले एक्ट में। तो उन कमियों को पूरा किया गया, उन कमियों को सही किया गया और कंपनीज एक्ट बिल्कुल नया 2013 लेकर आया गया। यहां पर मैंने आपको एक सत्यम वाला केस भी बताया था। जो सत्यम स्कैंडल हुआ था, वहां पर उन लोगों ने किस तरीके कंपनीज एक्ट का फायदा उठाकर किस तरीके से जो है सत्यम का घोटाला किया था और कई हजार करोड़ का घोटाला किया था, जिससे 2008-2009 के अंदर भारत में भी इन्फ्लेशन आया था और स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिंतित हुई, परेशान हुई। उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, हम लोग नया कंपनीज एक्ट लेकर आते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 जब लेकर आए तो सबसे पहला प्रश्न ये उठा, पहला क्वेश्चन ये उठा कि भाई कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। तो एक प्रॉपर मिनिस्ट्री बना रखी है। एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको आज की डेट में संभाल रही है निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है भारत की। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कंपनीज को कंपनीज एक्ट फॉलो करने के लिए उन कंपनीज की सारी एक्टिविटीज को नजर आप रखोगे। तो ये मिनिस्ट्री पूरी नजर रखती है सारी कंपनियों की, क्योंकि कंपनीज ही एक तरीके से बेस है पूरी इकोनॉमी का। अब अकेले मिनिस्ट्री के बस की बात, इतना काम करना नहीं होता। तो मिनिस्ट्री ने अपने नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर्स बैठा रखे हैं, जो भारत को जो है कंपनीज के बेसिस पर भारत को 7 रीजनल्स में डिवाइड किया गया और हर रीजन्स पे एक डायरेक्टर बिठाया गया। 7 रीजन्स के नीचे, रीजनल डायरेक्टर के नीचे हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको आप आरओसी के नाम से जानते हो, आरओसी बैठाया गया। टोटल भारत के अंदर 25 आरओसी हैं, 25 आरओसी जो है वो इंडिया के अंदर है। और उन 25 आरओसी में से जो भारत के अंदर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुनेंगे। वो जो 25 आरओसी है उसमें 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 2-2 आरओसी बैठते हैं। एक महाराष्ट्र है और एक हमारा कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे और तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर 2 जगह पर ये आरओसी बैठते हैं। इसके अलावा हर स्टेट का अपना एक आरओसी होता है। नॉलेज पर्पस के लिए जस्ट बता रहा हूं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक ही आरओसी है जो कि कानपुर में बैठता है। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। फिर हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया ये जो पूरा कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 470 सेक्शन, 470 सेक्शंस, जो कि 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है और 7 शेड्यूल के अंदर है। 7 शेड्यूल है इसमें। ठीक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, मैंने पहले भी बताया।
तो कंपनीज एक्ट की शुरुआत ऐसे करी, मैंने पहले आपको कंपनी की डेफिनेशन बताई, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20, ठीक है, 220, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी का मतलब ही है, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जो रजिस्टर्ड हो, मतलब इनकॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो पिछली क्लासेस मैंने आपको बताई है वहां इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी और आगे भी आएगी आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने बताया कि जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट जो है वो सारी की सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है सारी की सारी कंपनीज पर, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कंपनी है बट उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या सर उनके ऊपर कोई भी कानून एप्लीकेबल नहीं होता? ऐसा नहीं है। 5 कंपनीज ऐसी हैं जिनके अपने सेपरेट कानून है। एक बैंकिंग कंपनी, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा बनी गई जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ऐसी कंपनी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है जैसे कि भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई बोलते हैं, जो हाईवेज बनाता है, ठीक है। ये 5 कंपनी पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता, इनके अलावा सारी कंपनीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात हुई। फिर नेक्स्ट बात मैंने आपको बताया कि कंपनी का मीनिंग हमने पढ़ लिया, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर हमने आगे बात करी फीचर्स और एसेंशियल्स की, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक बोल लेते हैं। तो मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई वो कैरेक्टरिस्टिक थी कंपनी का अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेंबर्स आते हैं मेंबर्स जाते हैं लेकिन कंपनी जो है वो फॉरएवर चलती रहती है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी के अलावा कॉमन सील अब ऑप्शनल हो चुका है, और लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आज भी फिर से ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा क्लासेस ऑफ कंपनी में भी वो आएगा। और सेपरेट लीगल एंटिटी में मैंने आपसे 2 केस स्टडी के ऊपर चर्चा की थी, एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन की, और एक मैंने आपको कहा था कि मेरे चैनल पर आपको देखना है मकोरा वर्सेस नदर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां पर अभी आप बैठे हुए हो, या आप मेरा अगर एप्लीकेशन से क्लास ले रहे हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर जाके आपको क्या करना है, आपको मकोरा वर्सेस नदर्न एश्योरेंस का मेरा वीडियो देखना है। 3-4 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, कई बच्चों ने वो देखा भी है, तो प्लीज आप वो वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। तो जैसे ही मेरा एसेंशियल हो गया, एसेंशियल होने के बाद हमने शुरू किया क्या, अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक कौन सा है, मेरा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाते हैं, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स है, और कंपनी के डायरेक्टर्स ने सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाया। कैसे? डायरेक्टर ने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पर किए, और डायरेक्टर ने जब कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी के नाम पर किया और बेनिफिट डायरेक्टर ने अपना खुद का पर्सनल उठाया, तो डायरेक्टर ने यह सोचा कि पकड़े वकड़े जाएंगे कोई गलत काम करते हुए तो कंपनी के ऊपर नाम आएगा और लोग जो है वो कंपनी पर केस करेंगे, मैं बच जाऊंगा। तो ये गड़बड़ हुई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसके अंदर मैंने आपको करीब 5 केसेस जो है वो पढ़ाए थे। वो 5 केसेस हमारे कौन कौन से थे, एक था हमारा डीनशॉ मैनेजी पेटेंट वाला, और डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबड़ वर्सेस एसोसिएटेड रबड़, और एक था ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला जिसमें लाइसेंस जो है वो सब्सिडरी के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी हमारा हुआ। तो ये पूरा का पूरा अभी तक का हमारा क्या था बेटे, रिवीजन था। लेट्स स्टार्ट अब अगली क्लास, और ये बेटे मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मजेदार होगी, और ये वादा है मेरा, आपका कंपनीज एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह आपकी फिंगर्स पे होने वाला है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, ठीक है। कंपनी को अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंगली जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी,
जरा इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना। ये मैं आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बता चुका हूं। मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्लासेस ऑफ कंपनी, या इसको आप काइंड्स ऑफ कंपनी भी बोलते हो। क्लासेस या काइंड्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी क्लासेस ऑफ कंपनी में मेनली 3 तरीके से डिवाइड किया है। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है मेरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जरा इसका मतलब क्या, देखो बेटे मेरे, हेडिंग क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी का इन्होंने क्लास डिफाइन करने की कोशिश की। इन्होंने बोला 3 तरीके की कंपनी है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, एक बाय गारंटी है, और एक बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। याद रखना आप लोग, कंपनी कोई भी हो, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो, कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। मतलब जब तक वो क्रेडिटर्स वगैरह के लोगों के सारे पैसे ना चुका दे, तब तक की लाइबिलिटी कंपनी की होती है। मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की होती है। यहां पर बात लाइबिलिटी की हो रही है उसके शेयर होल्डर की। जैसे कि मान लो एबीसी लिमिटेड के अंदर मिस्टर ए नाम के पर्सन ने शेयर खरीदा, एक शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, और ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब इस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के नाम से। मतलब कि ये कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करेगी और शेयर होल्डर से पैसे लेकर अपना बिजनेस करेगी। क्लियर है? तो मिस्टर ए नाम के पर्सन ने एबीसी लिमिटेड को 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, तो एबीसी लिमिटेड ने उस समय उस मिस्टर ए से 8 रुपए मांगे। आपने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो सुना होगा। तो फ्यूचर में क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में एबीसी लिमिटेड जो है वो ए से कितने रुपए मांग सकता है? तो आंसर है बैलेंस 2 रुपए ओनली। तो हो गई ना लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है? समझ में आया? एक बार और बताता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि मेंबर ने कंपनी से जितने शेयर्स लिए हैं, तो शेयर का एक नॉमिनल प्राइस होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है। तो मेंबर जो है वो कंपनी के लिए लाइबल सिर्फ उतने ही अमाउंट तक के लिए होता है जितने की शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है। अगर मैंने एक शेयर खरीदा, शेयर 10 रुपए का है और मैंने आज कंपनी को 5 रुपए दिए हैं, तो कंपनी फ्यूचर में चाहे कितनी बड़ी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर अराइज हो जाए, फ्यूचर में कंपनी अपने शेयर होल्डर से मात्र 5 रुपए बैलेंस वाला ही मांग सकती है। तो यहां पर यह प्रूफ होता है कि मेंबर की लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर की लाइबिलिटी या मेंबर एक ही बात है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। समझ में आ गई बात? तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात हो गई। अगर कोई कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, तो गारंटी का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे दोस्त लोग या हमारे रिश्तेदार हमें गारंटी देते हैं कि जब भी आपका बुरा वक्त आएगा तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। क्लियर है? हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें गारंटी देते हैं कि जब भी आपका कभी बुरा वक्त आया तो हम लोग तेरी मदद करेंगे। तो जब बुरा वक्त आएगा तब मैं उससे मदद मांगूंगा तो वो मेरी मदद करता है। ऐसी कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि कंपनी को उसके मेंबर्स गारंटी देते हैं कि जब भी तेरा बुरा वक्त आएगा, तो मान लो मिस्टर ए है, बी है और सी है। ए ने बोला मैं तुझे 80,000 दूंगा, बी ने बोला 1 लाख दूंगा, सी ने बोला 2 लाख रुपए दूंगा। जब भी तेरा बुरा वक्त आया। अब कंपनी का बुरा वक्त कब आता है? कंपनी का बुरा वक्त आता है जब उस कंपनी का क्या हो रहा होता है? लिक्विडेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? लिक्विडेशन। जब वो कंपनी बंद हो रही होती है। ठीक है? तो जैसे लिक्विडेशन आया तो मिस्टर ए अब कंपनी को 80,000 रुपए देगा और कंपनी जो है मिस्टर ए से 80,000 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती है, बी से 1 लाख से ज्यादा नहीं मांग सकती है और सी से 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती। क्लियर है? बात समझ में आती है? तो ये हमारी हो गई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
तो फिर गारंटी में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बहुत इजी, यहां पर मेंबर की लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी दोनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब जब तक कंपनी की सारी लायबिलिटी ना चुका दी जाए मेंबर लायबल रहेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में। ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर मेंबर तो पागल है, वो इस कंपनी में आया क्यों? तो बिल्कुल पागल है, वो इस कंपनी से जुड़े ही ना, क्योंकि जब भी जुड़ते हैं तो जुड़ने से पहले पता लग जाता है ना ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो फिर आप क्यों जुड़े थे? लेकिन हाँ, इन कंपनी का फायदा ये होता है यहां से डिविडेंड भी बहुत मिलता है, तो फिर मेंबर्स क्या करते हैं? मेंबर्स रिस्क लेते हैं। आगे बात समझ? तो ये हो गया हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। अब आते हैं बुक पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सेक्शन नंबर 222 डिफाइंस दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब यहां पर क्या है आपका, ये आ गया लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? अब जब ये शब्द आया है तो फिर बाल की खाल निकालनी तो बहुत जरूरी है। जरा सुनो मेरे बच्चे, पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का काम होता है प्रमोटर का। प्रमोटर गया आरओसी के पास, सबसे पहले प्रमोटर आरओसी से जो लेता है वो नई बनने वाली कंपनी का नाम लेता है। ठीक है। जैसे ही प्रमोटर को नाम मिल गया, अब प्रमोटर अदर डॉक्यूमेंट बनाता है। डॉक्यूमेंट यहां पर देखो, दो अलग अलग और भी कई डॉक्यूमेंट होते हैं। दो मेन डॉक्यूमेंट है, एक एमओए एक एओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कहते हैं, या आप इसको चार्टर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो। चार्टर मतलब किंग। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कहते हो। इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑल वेल। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट कंपनी का होता है। इसके लिए पूरा टॉपिक है आगे। तो जब प्रमोटर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं। ठीक है। नेम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी बिजनेस कैसे करेगी, कौन से नाम, किस मतलब क्या काम करेगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, लाइबिलिटी मेंबरों की जो अभी पढ़ा हमने, और सब्सक्राइबर, कैपिटल, और एक होता है नॉमिनी क्लॉज। ये सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी के लिए होता है, बाकी किसी कंपनी के लिए नहीं होता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज है। नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, मेंबर्स की क्या लायबिलिटी रहेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बाय गारंटी अनलिमिटेड। सब्सक्राइबर मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। कैपिटल क्लॉज मतलब कंपनी की कैपिटल क्या होगी, ये आगे आएगा, अभी बताऊंगा। तो मेरे बच्चे, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जब भी कोई प्रमोटर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है तो उसमें जो लायबिलिटी क्लॉज होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये डिपेंड करता है एक टेबल पर। टेबल नंबर ए से लेकर बी सी डी ई। टेबल नंबर ए बी सी डी ई में कंपनी कौन सी रजिस्टर्ड कर रहे हो ये इन टेबलों पे निर्धारित करता है। मैं बताना चाहूंगा ये टेबल, एक बार जरा नीचे लेकर आता हूं। लास्ट टॉपिक हमारा ये रहा बेटे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और यहां पर देखो मैंने आपको बताया टेबल नंबर ए से ई तक। अगर प्रमोटर किसी कंपनी को ऐसी कंपनी बना रहा है जो शेयर्स में डील करेगी, तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए टेबल ए का फॉर्म भरेगा। टेबल ए, क्लियर है? यानी कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को टेबल ए का फॉर्म भर के देगा कि भाई हमारा मेमोरेंडम टेबल ए के अकॉर्डिंग बनना है। क्यों?
क्योंकि हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनेंगे। मतलब जैसे रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी है, ये शेयर्स इशू करती हैं, तो इन्होंने टेबल ए का फॉर्म भरा होगा मेमोरेंडम का। क्लियर है? तो जो लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी है, कौन सी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, वो इन टेबल्स के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म भरा जाता है। टेबल ए में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, टेबल बी के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। जैसे सेक्शन 8 कंपनी, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने मेंबर्स को शेयर इश्यू नहीं करते, उनके मेंबर्स होते हैं बट वो शेयर इशू नहीं करते। तो फिर मेंबर कंपनी को गारंटी देते हैं कि जब भी आपका वाइंडिंग अप होगा हम आपको पैसे देंगे, तो वो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल की होती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल होती है। मतलब कुछ कंपनी में शेयर होल्डर भी होते हैं और गारंटी भी देते हैं, शेयर भी परचेज किए और मेंबरों ने गारंटी भी दी। क्लियर है? और अनलिमिटेड कंपनी, और कुछ अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल वाली होती है, कुछ विदाउट शेयर कैपिटल वाली होती है। तो इस तरीके से 5 टेबल्स हमारी जो है वो बनती है। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। टेबल ए में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर आज कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो वो टेबल ए का फॉर्म भरेंगे। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो टेबल बी का फॉर्म भरेगी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर विद गारंटी है तो सी का करेगी। और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो डी का करेगी। और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो ई का करेगी। समझ में आ गया जी? क्लियर है? तो वापस अब वहां पर पढ़ते हैं उस लाइन को, अब आपको समझ में आएगी वो लाइन। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में दोबारा से देखते हैं। सेक्शन नंबर 222 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट, तो आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। डन बेटे? तो it does implies that for meeting the debt of the company the shareholder may be called upon to contribute सिर्फ उतने पैसे जितना अनपेड है उनकी शेयर होल्डिंग पर। मतलब कंपनी को अपने उधार चुकाने हैं तो वो अपने मेंबर से सिर्फ उतने पैसे मांग सकता है जितने रुपए के शेयर्स मेंबर ने ले रखे हैं, उससे ज्यादा पैसे मेंबरों से आप नहीं मांग सकते। His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt। मेंबरों की अपनी प्रॉपर्टी, आप पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं मांग सकते। ठीक है? मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मेंबर ने 10 रुपए का शेयर लिया है और कंपनी ने कॉल करी है 8 रुपए की, 2 रुपए की कॉल फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज हुई तो फिर सिर्फ 2 रुपए ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। ठीक है? अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब वाइंडिंग अप, देखो यहां लिखा है वाउंड अप के समय पर मेंबर्स कंपनी को यह वादा करते हैं कि आपका जब वाइंडिंग अप होगा हम आपको इतने रुपए की गारंटी देते हैं। तो जब वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो कंपनी अपने उन मेंबरों से जिन्होंने गारंटी दी थी उतने ही पैसे मांग सकते हैं जितने उन्होंने गारंटी के रूप में लिखे थे, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हुई बाय गारंटी। डन बेटे? तो यहां पर है द कॉमन फीचर बिटवीन ए गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। दोनों का कॉमन फीचर क्या है? दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है। देखो, शेयर कैपिटल में जितने के शेयर लिए उतनी लायबिलिटी है और गारंटी में जितने रुपए की गारंटी दी है उतनी, और दोनों में ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर अलग। ऑल वेल। फिर बात करते हैं आपकी तीसरी कंपनी की जो कि अनलिमिटेड कंपनी है। 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन अनलिमिटेड कंपनी। अब ये अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है? Unlimited company as a company not having any limit on the liability of its member. In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to be a member. Clear है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर की लायबिलिटी तब खत्म होती है जब उसने अपनी मेंबरशिप खत्म करी है। जब तक मेंबरशिप उसकी चल रही होगी तब तक उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपको समझ में आ गया, क्योंकि कंपनी ही
अनलिमिटेड कंपनी है। डन। तो द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट। कंपनी का जितना उधारी है उतना पैसा मेंबर जो है वो चुकाएगा। तो ये बहुत बड़ी रिस्की वाली कंपनी होती है, बट इनके फायदे ये होते हैं कि मेंबर्स को डिविडेंड भी फिर बहुत ज्यादा मिलता है। तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क वाले होते हैं, तो वो ये वाली कंपनी जो है वो ले लेते हैं। डन। तो देखो इन्होंने अनलिमिटेड कंपनी को यहां पर समझाया। नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर की लाइबिलिटी में कोई भी लिमिट नहीं है। द लाइबिलिटी सीजेज ऑन व्हेन ही सीजेज टू बी अ मेंबर। जब उसकी मेंबरशिप खत्म होगी तब उसकी लाइबिलिटी खत्म होगी। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द कंपनी इज नॉट वाउंड अप। अच्छा, कह रहा है लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जब कंपनी वाउंड अप हो रही होती है, वाइंडिंग अप के समय जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब उन मेंबरों से लिए जाते हैं पैसे। मतलब जब कंपनी चल रही है ना लाइफ टाइम, जैसे कि कोई मान लो एबीसी लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड कंपनी है, तो मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो मेंबर की लाइबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब इस कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है। तो वाइंडिंग अप हो रहा होता है तो फिर उधारी चुकानी पड़ेगी, तब ये मेंबर्स अपने घर से पैसे लेकर आते हैं। अगर पैसे कम पड़ गए तो, कम नहीं पड़े तो नहीं जरूरत लाने की, कम पड़ गए तो फिर ये मेंबर अपने घर से लेकर आएंगे। ठीक है। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब सिर्फ वाइंडिंग अप के समय पर ही मेंबर से आप कंट्रीब्यूट करवा सकते हो, उससे पहले नहीं। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट एंड लाइबिलिटी। क्लियर है? हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर। तो एक ही मेंबर नहीं भरेगा, वो अदर मेंबरों से भी पैसे मांगेगा। बोले भाई तुम भी दो, मैं अकेला थोड़ी दूंगा। क्लियर है? डन। तो ये हुआ मेरा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासेस ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं। तो बहुत आसान सा पहला टॉपिक मैंने आपको कराया। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होता है। डन बेटे। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, पहले एक काम कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। पहले ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी था, अब दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तीन कंपनी है बेटे, एक ओपीसी 262, एक प्राइवेट कंपनी 268 और एक पब्लिक कंपनी 271। ठीक है। ओपीसी मतलब होता है 1% कंपनी। कौन सी कंपनी? 1%। पहले मैं एक काम करता हूं, इसी सीक्वेंस से चलता हूं। पहले ओपीसी, फिर प्राइवेट कंपनी एंड देन पब्लिक कंपनी। पहले बहुत अच्छे तरीके से आप ओपीसी को सुनना। देखो जी, 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट है। मतलब 1956 वाले एक्ट में ये वाले कंसेप्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब ये कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो क्या हुआ? देखो जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने अलावा किसी और पे बिलीव नहीं होता। जैसे जो दुकान खोल के रखते हैं कुछ प्रोपराइटर्स, आपने नाम सुना होगा, सोल प्रोपराइटर्स। तो वो लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, वो अपने अलावा किसी और पे बिलीव नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि भाई पूरा का पूरा बिजनेस भी हम संभाले, पूरा कंट्रोल हमारे पास रहे, और वो अकेले ही सारा काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 वाले एक्ट में उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जो भारत के अंदर बिजनेस करेंगे, अकेले के दम पर बिजनेस करेंगे। तो उनको बोला है कि आप अकेले भी एक कंपनी बना सकते हो, जिसको आप कहते हो 1% कंपनी। बात समझ में आती है? तो 1% कंपनी में क्या सारी बातें बता रखी है, तो अच्छे से सुनेंगे। ये जो 1% कंपनी है, 1% कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडिविजुअल बंदा ही फॉर्म कर सकता है। कौन फॉर्म कर सकता है? ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन फॉर्म द 1% कंपनी। डन है? तो आपने कंपनीज एक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था, परपेचुअल सक्सेशन, कि मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर मर भी गया तो भी कंपनी चलेगी। तो एक बंदा
मेरे जैसा, मैं दीपक पाठक या आपके जैसा, आप लोग मेरी क्लासेस को देख रहे हो, कोई एक बंदा एक कंपनी को चलाएगा, 1% कंपनी को, क्या इस बंदे की डेथ नहीं होगी? और अगर ये मर गया तो कंपनी का क्या होगा? क्योंकि कंपनी का तो कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी तो मरती नहीं है। तो फिर यहां पर रूल ये बनाया कि इंडिविजुअल बंदा एक कंपनी चलाता है, 1% कंपनी, तो कहीं उसकी डेथ ना हो जाए तो उसको अपना एक नॉमिनी भी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? नॉमिनी। क्लियर है? ये दोनों पर्सन भारत के रेजिडेंट होने चाहिए। ये दोनों बंदे क्या होने चाहिए? भारत के रेजिडेंट होने चाहिए। रेजिडेंट मतलब कि आपको वैसे रेजिडेंट सीए इंटर में टैक्सेशन आप पढ़ोगे, वहां पर पूरा चैप्टर है सीए इंटर के अंदर। रेजिडेंट मतलब वो बंदा जो 120 डेज और मोर भारत में रहा हो या रहता हो, एक साल में 120 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहता हो। देखो, आप जब इंटर में जाएंगे तो टैक्सेशन जब पढ़ेंगे तो वहां 182 डेज है, बट आपके कंपनीज एक्ट ने सिर्फ 1% कंपनी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस रखा है कि आप भारत के अंदर 120 डेज और मोर भी रहते हो तो भी आप भारत के क्या माने जाओगे? रेजिडेंट माने जाओगे। मतलब कि ये अभी तक मैंने जो बताया, 1% कंपनी सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा चला सकता है। अगर इसकी डेथ होती है तो इसका नॉमिनी इस 1% कंपनी को कैच कर लेगा, मतलब नॉमिनी आएगा इस 1% कंपनी के अंदर। और ये दोनों बंदे जो हैं, ये भारत के रेजिडेंट होने बहुत जरूरी है। इन दोनों पर्सन का भारत में रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। 120 दिन या इससे ज्यादा अगर ये भारत में रहते हैं तो मान लिया जाएगा ये भारत के रेजिडेंट। एक रूल और कंपनीज एक्ट ने दिया कि 1% कैन ओनली बी ए मेंबर ऑफ 1 ओपीसी। एक ओपीसी का एक बंदा जो है, 1 इंडिविजुअल, सिर्फ वो एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ओपीसी को बहुत सारी छूट मिली हुई है। तो ऐसे तो लोग क्या करेंगे, एक ही बंदा 10-10 ओपीसी खोलकर बैठ जाएगा और उसकी सारी छूटों की मतलब वो फायदा उठाएगा। तो ये सीधा बोला हुआ है कि ये छोटे लोगों को बेनिफिट दिया गया है, जो छोटे बिजनेस पर्सन है उनके लिए है। तो एक बंदा सिर्फ एक 1% कंपनी ही चला सकता है। क्लियर है? अब समस्या यहां आती है कि मान लो ये ओपीसी 1 है, ये ओपीसी 2 है। एक्स जो है ओपीसी 1 का मेंबर है और वाई ओपीसी 1 का नॉमिनी है। और वाई की अपनी खुद की एक ओपीसी है, ओपीसी 2, और जेड वाई वाली ओपीसी का नॉमिनी है। ठीक है? समस्या ये आई कि एक्स जो मेंबर है इसकी हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ हो गई। अब वाई नॉमिनी ऑटोमेटिकली इस ओपीसी 1 का क्या बन गया? मेंबर बन गया। रूल कहता है कि एक बंदा एक ही ओपीसी का मेंबर रह सकता है, तो यहां ये ऑलरेडी एक ओपीसी 2 का मेंबर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 180 डेज में इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाली फर्म में रहना चाहता है या ये वाली फर्म में रहना चाहता है। अगर वो डिसाइड करे ओपीसी 1 में रहना, तो जेड या कोई और पर्सन ये बंदा अपॉइंट करेगा ओपीसी 2 में और ओपीसी 1 में चला जाएगा। अगर वो डिसाइड करे ओपीसी 2 में ही रहना, तो फिर अब यहां से ये किसी और को उस फर्म का क्या बनाएगा? इस कंपनी का मेंबर बनाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये है ओपीसी की कहानी। तो जरा सा और भी बड़े सारे फायदे होते हैं ओपीसी के, अब हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर 1% कंपनी, कह रहा है द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो मैंने क्या बताया, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बिल्कुल नया कंसेप्ट आया 1% कंपनी का, जहां पर ये बोला गया है कि एक सिंगल पर्सन भी 1% कंपनी को चला सकता है और बना सकता है। तो सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस 1% कंपनी एज ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। ये वो कंपनी है जिसमें सिर्फ एक पर्सन एज ए मेंबर रहता है। 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस।
और बिजनेस को थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पर लेकर जाने के लिए ओपीसी का कंसेप्ट आया। ओपीसी डिफर्स फ्रॉम प्रोप्राइटरी कंसर्न इन एन एस्पेक्ट दैट ओपीसी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, चाहे वो ओपीसी क्यों ना हो, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्लियर है? विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर, whereas in the case of sole proprietorship the liability of owner is not restricted and it extends to owner's entire assets constitute of official and personal। देखो भाई, प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में फर्क क्या है? कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रोप्राइटरशिप में मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर दुकान मैं चला रहा हूं, दुकान में कोई नुकसान हो गया तो मुझे अपने घर से पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी का फायदा क्या? कंपनी का फायदा यह है कि अगर कोई नुकसान हो गया तो मेंबर की लाइबिलिटी उतनी ही होती है जितने की उसने शेयर ले रखे हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट 1% कंपनी को खोलने का ये भी है, तभी तो लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं ओपीसी खोलने के लिए। द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट ने ओपीसी को कई सारी एग्जेम्पशंस दी। देखो, छोटी कंपनीज है तो कई सारे जो कंप्लायंसेस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वालों को करने पड़ते हैं, वो कंप्लायंसेस से यहां पर इनको छूट मिली हुई है। क्या छूट मिली है, बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3(1)(c), सेक्शन नंबर 3 है, वो ये कहता है ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका अभी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं किया और एक मेंबर होता है। तो अभी जब मैं आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ाऊंगा, तो जब आप पूरा का पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आप ये समझ लेना कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ओपीसी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। मतलब ओपीसी एक तरीके से पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी की तरह चलती है, बस नाम इसका 1% कंपनी होता है। सारे रूल्स ओपीसी के ऊपर प्राइवेट कंपनी वाले लगते हैं। तो ये जो अभी लाइन पड़ी है ना, पेड अप कैपिटल वाला और प्राइवेट कंपनी, वो मैं पूरा का पूरा यहां पर इस कंसेप्ट के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो फिर हम यहां पर देखने वाले हैं। अब देखो जी, कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जरा अच्छे तरीके से देखना। ओपीसी में ये कह रहा है ओनली 1% एज ए मेंबर। ओपीसी का मेंबर सिर्फ एक बंदा हो सकता है, कोई 2 मिलकर 2% मिलकर ओपीसी को नहीं खोल सकते। क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी तक ओपीसी में क्या क्या बताया। 1% कंपनी मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसमें एक अकेला बंदा किसी कंपनी को चला सकता है, वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह होती है। प्राइवेट कंपनी की जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है, कंप्लायंसेस है, वो सारे के सारे ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अभी हम जब प्राइवेट कंपनी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोगों को वहां पर ओपीसी का टॉपिक ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है, लास्ट वाली, ये पूरी की पूरी लाइन हम वहां पर करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है 1% कंपनी के। वो क्या कहते हैं? ओनली 1% एज ए मेंबर। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई भी लिमिट नहीं है। तो एक कंपनी का ना मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है। 1956 वाले एक्ट में प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए हुआ करता था और पब्लिक कंपनी का 5 लाख रुपए हुआ करता था। जब 2013 वाला एक्ट आया तो 2013 वाला एक्ट बिल्कुल अभी नया ही आया, कुछ 9-10 साल इस एक्ट को आए हुए हैं। 2024 अभी चल रहा है, 2013 में आया था, 14 में एप्लीकेबल हुआ था अच्छे तरीके से, 15 से ये लागू हुआ है, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो अभी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल बता नहीं रखी। पहले ये 1 लाख और 5 लाख थी। अभी मिनिस्ट्री ने मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं बताई है। आगे आने वाले समय पर कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल जो भी होगी वो बता दी जाएगी, बट फिलहाल नहीं बताई। तो जैसे पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं बताई है, प्राइवेट कंपनी की नहीं बताई है, वैसे ही 1% कंपनी की भी अभी कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है। मतलब यहां पर साफ है कि आप 1 रुपए से भी अपनी 1 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। ऑल वेल। तो दूसरी बात, पहला है ओनली 1% एज ए मेंबर, दूसरा मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं, कोई अमाउंट प्रेस्क्राइब नहीं है। तीसरा कहता है द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इज इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब ये नॉमिनी की बात कर रहा है। तो याद करो, अभी मैंने एमओए के बारे में बताया था, एक बार दिखाते हैं।
ये देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 7 क्लॉज होते हैं, नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, लाइबिलिटी, सब्सक्राइबर, कैपिटल। और मैंने कहा था ये जो नॉमिनी क्लॉज होता है ये सिर्फ एक कंपनी के लिए होता है जिसको आप ओपीसी कहते हो, 1 पर्सन कंपनी। तो इसके अंदर नाम लिखते हैं उस पर्सन का जो मेंबर की डेथ होने पर या मेंबर की इनकैपेसिटी होने पर वो नॉमिनी जो है वो आ सके। डन बेटे। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent। तो वो पहले अपनी कंसेंट देता है। मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, फॉर्म नंबर INC 3, ये मैं इंटर के अंदर पढ़ाता हूं, सीए इंटर। तो फॉर्म नंबर INC 3 के अंदर नॉमिनी पहले अपनी कंसेंट देगा कि यस आई एम रेडी टू बी ए नॉमिनी ऑफ योर कंपनी। ऑल वेल बेटे। तो कह रहा है द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट इज प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द सेम शैल बी फिल्ड विद द ROC एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अलोंग विद ई मेमोरेंडम एंड ई आर्टिकल। तो देखो बेटे क्या प्रोसीजर है, इस पूरा का पूरा कंसेप्ट का मतलब बता रहा हूं। देखो, ओपीसी बन गई, M1 इसका मेंबर है, M1 INC फॉर्म नंबर 3 नॉमिनी से साइन करवाएगा कि भाई नॉमिनी क्या तू मेरी कंपनी का नॉमिनी बनने को रेडी है, तो ये यस बोलेगा। तो ये वाला फॉर्म जो है ये M1 लेकर जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ROC के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करेगा और बताएगा कि ये नॉमिनी ने अपनी कंसेंट मुझे नॉमिनी बनने की दे दी। क्लियर है बेटे। अब अगला कह रहा है सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। अब कभी मान लो फ्यूचर में कोई बंदा नॉमिनी मतलब हटना चाहता है नॉमिनेशन से, तो वो हट सकता है, अधिकार है, उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट को क्या कर ले, वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। ऑल वेल। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar। अब ये लाइन क्या कह रही है? अच्छा एक बात बताओ, कभी नॉमिनी के ऊपर किसी बात पे शक जा रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको अपना नॉमिनी बनाया, अब आप ना मेरी मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो, है ना, ये भी गड़बड़ है। मैंने आपको अपना नॉमिनी बनाया बट आप ना आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक एक्टिविटी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी के थ्रू, क्योंकि कंपनी ही सारा काम करती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं उस कंपनी का मेंबर हूं, ओपीसी का सिंगल मेंबर, मैंने अपनी कंपनी के थ्रू ROC को बोला कि मैं इस वाले रजिस्ट्रार को बोला कि मैं इस वाले नॉमिनी को हटा रहा हूं, नया नॉमिनी लेकर आऊंगा। तो एक नॉलेज के लिए और बता दूं, नया नॉमिनी जो आता है वो INC 4 वाले फॉर्म को भरकर आता है। किसको? INC 4। क्लियर है। अब अगला कह रहा है एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। नॉमिनी चेंज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन हो गया। ऑल्टरेशन मतलब बदलाव, कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि नॉमिनी चेंज होते रहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। वैसे देखो हम इंटर में आके ना ये ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 13 कंपनीज एक्ट का, और एक पूरी की पूरी 3 घंटे की क्लास लगती है इसको पढ़ाने में, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना समझो कि एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि नॉमिनी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन नहीं हो रहा उससे, ठीक है, मेमोरेंडम में बदलाव नहीं हो रहे। अब कुछ खास बात देखो, मैंने आपको बताया था सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि नेचुरल पर्सन ओपीसी बना सकता है, तो लिखा है ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, उसका भारत का सिटीजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सिटीजन होना जरूरी है, यानी कि आप और मैं भारत के नागरिक हैं, आप और मैं भारत के नागरिक हैं और भारत का रेजिडेंट भी है, मतलब हम कम से कम 120 दिन भारत में रहे हैं, जिस साल हमें ओपीसी खोलना है तो ही हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ओपीसी, वरना नहीं कर सकते। मैं भी, मेरा नॉमिनी भी भारत का सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट होने के लिए 120 दिन। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। ऑल वेल बच्चा।
अब आगे, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। तो ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक बंदा एक ही ओपीसी बना सकता और एक बंदा एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। माइनर जो है वो मेंबर और नॉमिनी किसी भी कंपनी का नहीं बन सकता। यहां पर हमने जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये वाली बात पड़ी है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। तो देखो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, सेक्शन 8 कंपनी, एक वन पर्सन कंपनी कन्वर्ट होकर सेक्शन 8 कंपनी में नहीं जा सकती। हाँ, एक वन पर्सन कंपनी, मान लो आज मैंने ओपीसी खोला, कल को मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मैं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता हूं, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता हूं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जो भी कंप्लायंसेस है उनको पूरा करूंगा, रूल्स को पूरा करूंगा। तो ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, लेकिन एक वन पर्सन कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता। एक वन पर्सन कंपनी को ये अलाउड नहीं है कि वो सेक्शन 8 कंपनी बने। आगे समझ में, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और एक ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती। छोटी सी कंपनी, सिंगल मेंबर हूं, एक अकेला बंदा बैंकिंग का काम कैसे कर सकता हूं? कल को कोई बड़ा फ्रॉड करके मैं निकल लिया, भाग गया देश छोड़कर, तो फिर क्या होगा लोगों का? तो फिर सीधा बोला ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं कर सकता, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकता। सेक्शन 8 कंपनी आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर लोगों से दान लेते हैं, तो फिर वहां एक सिंगल बंदे पर हम भरोसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हमारा वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है। एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट में दे रखा है, बताता हूं। ओपीसी मतलब वन मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी का नेचर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बात की है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, कई सारी एग्जाम्पशन है वो आपने देख ली। सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, नेचुरल पर्सन सिर्फ ओपीसी बना सकता है, नॉमिनी होना कंपलसरी है, दोनों पर्सन नेचुरल होने चाहिए, दोनों पर्सन भारत के सिटीजन होने चाहिए, दोनों पर्सन भारत में 120 दिन से ज्यादा रहे हों। अगर नॉमिनी रखना है तो पहले नॉमिनी की कंसेंट लेंगे फॉर्म नंबर INC 3 के अंदर। नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं फॉर्म नंबर INC 4 भरकर, नॉमिनी खुद भी छोड़ सकता है। तो बात समझ में आ रही है? ये हमारा ओपीसी का पूरा कंसेप्ट है। ऑल वेल जी। तो एक काम करेंगे, अब अगली क्लास के अंदर हम लोग आने वाले हैं प्राइवेट कंपनी, मतलब कि अगले टॉपिक से। अगले मुझे लगता है कि 3 लेक्चर के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर के अंदर हमारा कंपनीज एक्ट जो है कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और ऐसे ही हमारी क्लास को आप लोग एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।